बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ समीर रहमान और आज के लेक्चर में हमने दो टॉपिक्स को स्टडी करना है। एक तो पहला टॉपिक है हमारा ग्रुप्स का, जिसको भी हमने स्टडी करना है। ठीक है, ग्रुप्स आपको पता है पीरियोडिक टेबल में जितने भी वर्टिकल कॉलम्स मौजूद हैं उनको ग्रुप्स कहते हैं। करेंटली 18 ग्रुप्स हैं जो कि पीरियोडिक टेबल में मौजूद है। उसके बारे में हमने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज जाननी है। एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी हद तक सेम है वैलेंस शेल के एतबार से। वैलेंस शेल का मतलब है जो सबसे आखिरी शेल मौजूद है। मसलन ग्रुप नंबर 1 के 3 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने इधर लिखी हुई है, जो कि हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो वो सीधी 1s1। इसी तरह लिथियम और सोडियम, इसमें जो एक सिमिलैरिटी है वो यही है कि जो इनका वैलेंस शेल है, जो सबसे लास्ट शेल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। उसी निस्बत से ये ग्रुप नंबर 1 आ गया कि इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसी तरह नीचे मैंने बेरिलियम और मैग्नीशियम, ये दोनों एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 2 से हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 और मैग्नीशियम का 12 है। ठीक है, इनकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो इनके वैलेंस शेल में दो दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। उसी निस्बत से ये ग्रुप नंबर 2 है। इसी तरह जो ग्रुप नंबर 13 है उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ग्रुप नंबर 14 में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 15 के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 16 में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 17 में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ग्रुप नंबर 18 में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, वैलेंस शेल का मतलब है सबसे लास्ट शेल, और उस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नॉर्मल एलिमेंट्स के हिसाब से ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 और 13 से लेके 17 तक इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उनको नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं। नॉर्मल एलिमेंट्स का मतलब ये है कि इनके इनर शेल कम्प्लीटली फिल्ड है लेकिन आउटर मोस्ट शेल अभी इनकम्प्लीट है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो सकती है। इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, इस पूरे टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टेबल 3.2, जो कि पेज नंबर 50 पे गिवन है। उनमें से आम तौर पर MCQs में ग्रुप्स और उनके फैमिली नेम्स पूछे जाते हैं। जैसे कि ग्रुप नंबर 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं इसको अल्कली मेटल्स कहते हैं। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ग्रुप नंबर 13 जो कि बोरॉन से स्टार्ट हो रहा है, उसी निस्बत से इसको बोरॉन फैमिली का नाम दिया गया है। ग्रुप नंबर 14 को कार्बन फैमिली, क्योंकि वो कार्बन से स्टार्ट हो रहे हैं। 15 को नाइट्रोजन फैमिली, क्योंकि वो नाइट्रोजन से स्टार्ट हो रहे हैं। 16 को ऑक्सीजन फैमिली, 17 को नाइट्रोजन फैमिली और 18 को नोबल गैसेस। इनमें से जो इम्पोर्टेंट है ना वो ग्रुप नंबर 1, 2 और 18 ही है। इनके फैमिली नेम्स आमतौर पर MCQs में पूछे जाते हैं कि ग्रुप नंबर 1 का फैमिली नेम क्या है, तो वो अल्कली मेटल्स है। ग्रुप नंबर 18 का फैमिली नेम तो वो नोबल गैसेस हैं। इस तरह से तो मैंने आपको पहले ही बताया था जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ना उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो जो ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं तो इनके जो F सब शेल्स हैं ना वो इनकम्प्लीट हैं, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो सकती है। नोबल गैसेस के बारे में जो ये चौथा पॉइंट मैंने लिखा है ना, ये एक्चुअली बुक में नहीं गिवन, ये सिर्फ मैं आपको MCQ के हिसाब से गाइड करने के लिए लिखा है। जो नोबल गैसेस है ना ये ग्रुप नंबर 18 को कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल गैसेस होती हैं क्योंकि इनका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट होता है और इसी वजह से ये किसी से ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती। ये लीस्ट रिएक्टिव गैसेस है। ग्रुप नंबर 18 में हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये 6 नोबल गैसेस हैं जो कि शामिल हैं। ठीक है, अब मैंने इसके बाद एक्चुअली आप लोगों को एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडियस वो वाला टॉपिक करवाना था, लेकिन चूंकि हमारे पास वो प्लानिंग को हमने फॉलो करना है तो जो चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस थे ना उनमें से वो कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हमने अभी देखने हैं। जो चैप्टर 1 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें से कुछ तो डेफिनेशन बेस्ड है ना, तो वो तो इजीली आप लोग अभी टेस्ट भी दे चुके हो तो वो आपको पता है कि वो सीधे सीधे आंसर्स हैं। कुछ क्वेश्चंस थे जो कि न्यूमेरिकल्स बेस्ड थे और नॉलेज बेस्ड थे, तो वो जो दूसरी कैटेगरी के हैं ना शॉर्ट क्वेश्चंस वो मैंने अभी इधर फिल किए हैं। आप चाहो तो ये पॉइंट्स याद कर लो या चाहो तो कोई भी आप जो नोट्स फॉलो कर रहे हो उसको याद कर लो। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि पेज नंबर 25 और 26 पे गिवन है। इनमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि हमने भी देखने हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 में उसने शायद 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसमें 10 सब्सटेंसेस मौजूद हैं और वो कह रहा है कि आप इसको कैटेगराइज करो कि इनमें से एलिमेंट्स कौन से हैं, इनमें से मिक्सचर्स कौन से हैं और इनमें से कंपाउंड्स कौन से हैं। ठीक है, तो उन 10 में से जो 5 हैं ना, जो 5 एलिमेंट्स उसमें गिवन है वो हैं हीलियम, हाइड्रोजन, कोबाल्ट, गोल्ड और आयरन। ठीक है, CO का मतलब है कोबाल्ट। और 3 मिक्सचर्स गिवन है जो कि मिल्क, ब्रास और स्टील है। और 2 कंपाउंड्स गिवन है जो कि CO और वाटर है। CO का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर। ठीक है, आप चाहो तो इनको इस तरह से लिख लो, चाहो तो पॉइंट्स के हिसाब से, जिस तरह जो 5 पॉइंट्स उसमें गिवन थे, जो नोट्स में जिस तरह से गिवन है, चाहो तो आप वैसे कर लो, दोनों सही हैं। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 में उसने क्वेश्चन में आपको 2 या 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशंस बताया हुआ है और वो आपसे 2 चीज़ें पूछ रहा है। वो ये बता रहा है कि जो प्रोडक्ट फॉर्म होती है वो मिक्सचर है या कंपाउंड है। एक बात तो ये, और दूसरी बात ये कि जो भी वो प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है उसका नाम क्या होगा। इस क्वेश्चन नंबर 13 के फर्स्ट पार्ट में उसने आपको दिया हुआ है कि जिंक और कॉपर है। अब एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, जब भी हम 2 मेटल्स को आपस में कंबाइन करते हैं उससे जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होती है उसको अलॉय कहते हैं। ठीक है, अलॉय का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर मेटल्स, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स के कॉम्बिनेशन को अलॉय कहते हैं। और ये अलॉय हमेशा एक मिक्सचर होता है, ये कभी भी कंपाउंड नहीं बनता, ये एक मिक्सचर होता है। मिक्सचर का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि एक फ़िक्स रेशो में हम इनको कंबाइन करें, रेशो कोई भी हो सकती है। जिंक 10% हो सकता है तो कॉपर 90% हो सकती है। इसी तरह से अगर वो 20% हो सकता है तो कॉपर 80% हो सकती है, इस हिसाब से। तो जिंक और कॉपर ये दोनों मेटल्स हैं, ये जब भी कंबाइन होंगे तो उससे एक मिक्सचर बनेगा जिसको अलॉय भी कहते हैं, और उस प्रोडक्ट का नाम होगा ब्रास, BRASS। ठीक है, सेकंड पॉइंट में वाटर और शुगर, इनको आप जब भी कंबाइन करते हो तो उससे एक मिक्सचर बनता है और उस प्रोडक्ट को कहते हैं सिरप। तीसरे पॉइंट में एलुमिनियम और सल्फ़र, ये दोनों 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ये जब भी कंबाइन होते हैं तो उससे कंपाउंड बनता है एलुमिनियम सल्फाइड का, जिसका फार्मूला है Al2S3। ठीक है, ये मैंने केमिकल इक्वेशन इसलिए लिखी है कि आपको दिखा सकूं कि एक ख़ास रेशो में इनका मिक्स होना ज़रूरी है एलुमिनियम सल्फाइड बनाने के लिए। ठीक है, ये लिखना पेपर में ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखी है। आप इक्वेशन में देख सकते हो कि 2 मोल्स होने चाहिए एलुमिनियम के और सल्फ़र के 3 मोल्स होने चाहिए, तब जाके ये कंपाउंड बनता है एलुमिनियम सल्फाइड का, जिसको Al2S3 कहते हैं। फोर्थ पॉइंट में आयरन, क्रोमियम और निकल, ये तीनों 3 डिफरेंट मेटल्स हैं, तो ऑब्वियस है ये जब भी कंबाइन होंगे उससे एक मिक्सचर बनेगा जो कि अलॉय, जिसको हम अलॉय भी कहते हैं। और जब ये तीनों कंबाइन हो जाते हैं ना तो उससे जो प्रोडक्ट बनती है उसको नाइक्रोम कहते हैं। नाइक्रोम का फार्मूला है NiFeCr। Ni का मतलब है निकल, Fe का मतलब है आयरन और Cr का मतलब है क्रोमियम। ठीक है, तो अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में वो आपसे ये पूछ रहा है कि एक तरफ हमारे पास 10 ग्राम्स एलुमिनियम मौजूद है, दूसरी तरफ 10 ग्राम्स आयरन मौजूद हैं, तो इसमें नंबर ऑफ़ एटम्स किस में ज़्यादा होंगे। 10 ग्राम एलुमिनियम के एटम ज़्यादा होंगे या 10 ग्राम आयरन में आयरन के एटम ज़्यादा होंगे, ये पूछ रहा है वो। तो आपको पता है फार्मूला नंबर ऑफ़ एटम्स हमारे पास मास ओवर मोलर मास इंटू एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होता है। मास आपको एलुमिनियम का क्वेश्चन में गिवन है जो कि 10 ग्राम्स है, और एलुमिनियम का मोलर मास होता है 23 ग्राम्स पर मोल। तो और एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये हमने पुट की और उससे आंसर आ गया 2.23 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। ये इतने एटम्स एलुमिनियम के मौजूद होंगे 10 ग्राम्स में। इसी तरह सेकंड केस में 10 ग्राम्स आयरन में, आयरन का मास आपको क्वेश्चन में गिवन है 10 ग्राम्स और उसका मोलर मास होता है 56 ग्राम्स पर मोल। इसको हमने फार्मूले में पुट किया और नंबर ऑफ़ एटम्स निकाले तो वो 1.07 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स बन रहे थे। अब ऑब्वियस है कि 2.23 1.07 से बड़ा है, तो जो 10 ग्राम एलुमिनियम है ना उसमें एलुमिनियम के एटम्स ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू 10 ग्राम आयरन। ठीक है, अगर कैलकुलेशंस में आपका 0.01 का भी डिफरेंस आता है
तो उस हद तक वो आंसर एक्सेप्टेबल है, वो आंसर सही होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे 2.23 आ रहा है लेकिन आपके कैलकुलेटर पे 2.22 आ रहा है या 2.24 आ रहा है, तो ये दोनों वैल्यू सही हो जाती हैं, इसका कोई इतना इशू नहीं बनता। इसी तरह 1.07 की जगह अगर आप लोग 1.06 लिख लेते हो या 0.8 लिख लेते हो तो वो दोनों केसेस में सही होगा, वो गलत नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन 15 में वो आपसे नंबर ऑफ़ एटम्स पूछा था कि किस में ज़्यादा होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 में वो अब आपसे मॉलिक्यूल्स का पूछ रहा है कि 9 ग्राम वाटर में वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे या 9 ग्राम शुगर में शुगर के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे। शुगर का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है C12H22O11। ठीक है, ये शुगर का फॉर्मूला है। तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट केस की तरफ, जो कि है 9 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आपने फाइंड आउट करने हैं, उसका फॉर्मूला है मैस ओवर मोलर मैस इनटू एवोगैड्रोस नंबर। मैस आपको क्वेश्चन में गिवन है 9 ग्राम्स और इसका मोलर मैस है 18 ग्राम्स पर मोल। तो ये वैल्यूज़ आपने इसमें पुट की तो ये आंसर आ गया 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के जो कि 9 ग्राम में मौजूद होंगे। अब सेकंड केस में 9 ग्राम शुगर में उसका मोलर मैस है 342 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, शुगर का मोलर मैस है 342 ग्राम्स पर मोल। इसको आपने इस फॉर्मूले में पुट किया है तो उससे शुगर के नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आ गए हैं, वो हैं 1.58 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। अब ऑब्वियस है जो 10⁻23 है वो 10⁻22 से बड़ा ही है, तो उस हिसाब से 9 ग्राम्स वाटर में नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू 9 ग्राम्स ऑफ शुगर। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 में उसने 1 ग्राम NaCl दिया और 1 ग्राम KCl दिया है, दोनों आयनिक कंपाउंड्स हैं। तो वो यही पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स किस में ज़्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स का फार्मूला यहाँ पे लिखा है कि वो मैस ओवर फार्मूला मैस इनटू एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होता है। अगर आप फार्मूला मैस की जगह मोलर मैस भी लिख देते हो तो वो भी एक्सेप्टेबल है, वो भी सही होगा। ठीक है। मैस आपको क्वेश्चन में गिवन था, NaCl का फार्मूला मैस है 58.5 ग्राम्स पर मोल। तो वहाँ से हमने नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स निकाल लिए जो कि 1 ग्राम NaCl में मौजूद होंगे। इसी तरह 1 ग्राम KCl में हमने सेम इसी फार्मूले से नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स निकाले। KCl का मैस आपको क्वेश्चन में गिवन था, इसका मोलर मैस है 74.5 ग्राम्स पर मोल। तो इनको भी हमने सेम इसी फार्मूले में पुट किया तो उससे आंसर आ गया 8.08 इंटू 10⁻21 फार्मूला यूनिट्स। अब ये 10⁻21 है, वो 10⁻22 है, तो ऑब्वियस है कि यही वैल्यू उससे ज़्यादा है। तो उस हिसाब से 1 ग्राम NaCl में NaCl के नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू 1 ग्राम ऑफ KCl। KCl का मतलब है पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है। जो न्यूमेरिकल बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चंस थे और जो नॉलेज बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो मैंने इधर लिख दी हैं। बाकी जो डेफिनेशन बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सॉल्व कर लोगे, वो कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन अगर फिर भी किसी को कोई इशू बनता है तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। मैंने दूसरा टॉपिक इसलिए नहीं पढ़ाया कि ताकि जो एक्सरसाइज की चीज़ें हैं ना इसको आज ही कंप्लीट कर लें। तो डायरी में एक तो जो हमने पहले टॉपिक पढ़ा था ग्रुप्स, पेज नंबर 50 का, ये सिर्फ रीडिंग ही हद तक की है, इसका टेबल इंपॉर्टेंट है, इसका सिर्फ टेबल याद करने वाला है और चैप्टर के बीच में से कोई मार्किंग्स की इतनी ज़रूरत नहीं है। आपने मेन फोकस करना है चैप्टर नंबर 1 पे अभी। ठीक है। इसकी एक्सरसाइज में जितने भी MCQs हैं और जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो टेक्निकल शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो मैंने सारे इधर ही करवा दिए हैं। लेकिन अगर फिर भी किसी और में कोई इशू हो तो वो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, वो मैं करके दे दूँगा आपको। ठीक है। आप लोगों ने मेन फोकस करना है एक्सरसाइज पे कि इसको अभी हम कंप्लीट करें, तो इसको भी आप फोकस करो और इसको अच्छे से याद करो। किसी में कोई इशू बनता है तो मुझसे पूछो। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह फिर वापस ग्रुप्स के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक बन रहा था एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडियस का, उसको स्टडी करेंगे। ठीक है। तो इसी के साथ आपका लेक्चर कंप्लीट करता हूँ और अल्लाह हाफ़िज़।